उत्तर प्रदेश राज्य में योगी बाबा आदित्यनाथ की सरकार बनती है। शपथ ग्रहण के बाद में योगी बाबा आदित्यनाथ घोषणा करते हैं कि यूपी में कई छोटी बड़ी गैंगें पनप रही है, कई लोग दादा बनकर घूम रहे हैं। तो ये गैंगस्टर है जो आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, समाज में एक सामान्य व्यक्ति का जीना हराम कर रखा है। तो ऐसे गैंगस्टर यूपी छोड़कर भाग जाएं। यदि यूपी छोड़कर नहीं भागे तो उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद में कई लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। कई गैंगस्टर जो अपनी बंदूक और पिस्टल नीचे रखकर हाथ में माला ले लेते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इसी समय कई ऐसे दादा है जो अपनी दादागिरी जारी रखते हैं, जो कि पैसे के पावर और राजनीतिक पावर से अपनी गैंगें संचालित कर रहे थे। आज हम जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, इस घटना की असली शुरुआत होती है 14 अक्टूबर 2005 को, जिस समय दिन के अंदर यूपी के अंदर दंगा भड़का दिया जाता है। हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़वा दिया जाता है धर्म के नाम पर, जिसमें कई लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कोई व्यक्ति चाकू लेकर दौड़ता है, कोई व्यक्ति कट्टा लेकर, कोई व्यक्ति तलवार, तो कई व्यक्ति लठ लेकर दौड़ते हैं और एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं। पूरे शहर में आग लगा दी जाती है। कई व्यक्ति घायल हो जाते हैं, कई व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचते हैं, कई व्यक्ति घटना स्थल पर दम तोड़ देते हैं और कई लोग हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, ये दंगा करने वाले लोग हॉस्पिटल में ही पहुंच जाते हैं, जहां पर घायल लोगों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तो कई लोग घायल लोग हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। उसके बाद में पुलिस प्रशासन सक्रिय होती है, पुलिस एक्टिव होती है। उसके बाद में यूपी के मऊ सदर विधायक जिसका नाम है मुख्तार अंसारी, जिनकी हाल ही में मौत हो गई है, ये मुख्तार अंसारी अपनी खुली जिप लेकर घटना स्थल का जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं। जिस प्रकार से कोई दंगा भड़कता है, घटना स्थल पर जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर या जिला एसपी निकलते हैं और उसी रुतबे के साथ में मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी निकलते हैं। और जब ये घटना स्थल पर जायजा लेने निकलते हैं तो लोग इन्हें देखकर अपने घरों में घुस जाते हैं। जनता और पब्लिक काफ़ी डरी हुई थी। उसके बाद में पुलिस छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये दंगा भड़काने वाला, हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, बल्कि ये विधायक मुख्तार अंसारी स्वयं है। उसके बाद में पुलिस को इसके ऊपर शक हो जाता है। मीडिया में बात काफ़ी हाईलाइट हो जाती है, सरकार दबाव में आती है और मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुख्तार अंसारी पुलिस थाने में खुद को निर्दोष बताता है और बोलता है कि यदि मैं इसका दोषी हूं तो इसकी जांच करवा ली जाए। उसके बाद में मामला कोर्ट तक पहुंचता है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इस घटना की जांच होती है। जांच में मुख्तार अंसारी दोषी पाया जाता है कि विधायक मुख्तार अंसारी ने ही समाज में हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाया और दंगा भड़काया था। उसके बाद में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल में भेज दिया जाता है 2005 में, और 2005 से लेकर 2024 तक ये हमेशा जेल में ही बंद रहा। कई बार इसने जेल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये जेल से नहीं छूटा और मार्च 2024 में इसकी अर्थी ही बाहर आती है। 28 मार्च 2024 को रात 8:40 पर मुख्तार अंसारी बीमार हो जाता है। उसके बाद में इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 9:40 पर हॉस्पिटल में इसे मृत घोषित कर दिया जाता है। बहुत सारी इसकी मौत के बाद में बहुत सारी अफवाहें सामने निकलती है और कहा जाता है कि इसे जेल के अंदर जेल दे दिया गया। कई लोग बोलते हैं कि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, हार्ट अटैक आ गया। कई लोग सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला, उस जिले का नाम है गाजीपुर और उसका एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है मोहम्मदाबाद। थोड़ा सा घटना से हम पीछे की ओर चलते हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। आज़ादी के समय, जब देश की आज़ादी की अंग्रेजों के साथ में लड़ाई चल रही थी, उस समय महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी अपने स्तर पर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और उनका महात्मा गांधी का एक करीबी दोस्त जिसका नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में आगे जाकर अध्यक्ष बनते हैं। इन्होंने देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का साथ दिया था। इनका लोग काफ़ी मान और सम्मान भी करते थे। अहमद अंसारी का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था सुभान अंसारी, और ये सुभान अंसारी ये भी कांग्रेस के उस समय बड़े नेता हुआ करते थे। इनके परिवार को काफ़ी मान सम्मान और
इज्जत लोग देते थे, समाज में इनका काफ़ी अच्छा रुतबा था। राजा महाराजाओं की तरह ये अपनी लाइफ स्टाइल जीते थे। और उसी परिवार से सुभान अंसारी के 3 बेटे होते हैं और उनमें एक छोटा बेटा जो कोई और नहीं बल्कि ये मुख्तार अंसारी है। साथियों, जिस मुख्तार अंसारी जिसको यूपी का बाहुबली, यूपी का डॉन कहा जाता है, और इसके दादाजी, इसके पिताजी, इसके परिवार के लोग कहीं ना कहीं देश की आज़ादी से जुड़े हुए थे। समाज में काफ़ी अच्छा रुतबा था, लोगों में इनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। इतने बड़े सम्मानित परिवार में एक ऐसा बाहुबली और ऐसा डॉन और ऐसा गैंगस्टर आखिर कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। असली कहानी की शुरुआत होती है 30 जून 1963 को, जब मुख्तार अंसारी का जन्म होता है। उसके बाद में जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय भी इसका परिवार राजा महाराजा की तरह अपना जीवन जीता था। समाज में इसके परिवार की काफ़ी इज्जत और मान और सम्मान था। अंसारी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से की और आगे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए ये अपना गांव छोड़कर गाजीपुर चला जाता है। गाजीपुर में ये कॉलेज की पढ़ाई करता है तो वहाँ पर कॉलेज के अंदर ये कई बदमाश लड़कों के संपर्क में आता है। वहाँ पर ये एक साधु सिंह नाम के बदमाश से इसकी दोस्ती हो जाती है। मुख्तार अंसारी परिवार का रुतबा, मान और सम्मान भूलकर गुंडागर्दी में उतर जाता है और कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी निशानेबाजी में, गुलेल चलाने में और बंदूक चल का निशाना साधने में ये काफ़ी माहिर था। इसके कारण लोग इसकी काफ़ी वाहवाह करते थे। उसके बाद में समय बीता गया, इधर मुख्तार अंसारी की कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी शुरू हो चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद में 1980 और 90 का वो दौर आया जिसमें अपने देश का विकास काफ़ी हद तक शुरू हो चुका था। 1980 और 90 के दौर में सरकार ने गाजीपुर ज़िले के विकास के लिए कई योजनाएं निकाली, जिसमें कई ठेके और कई टेंडर निकाले गए, जिसमें रेलवे, खनन और सड़क और बड़े बड़े पुल बनाने के कई ठेके निकाले गए। और ये जब ठेके निकाले गए तो उसी समय कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की भी इच्छा हुई कि वो भी यहाँ से सरकारी टेंडर, सरकारी ठेके ले, जिसे उसका और भी काफ़ी मान सम्मान बढ़ जाएगा और उसे काफ़ी अच्छा ठेकों के माध्यम से पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। एक तरफ मुख्तार अंसारी यहाँ पर सरकारी ठेके लेना शुरू किया, यानी बड़ा एक ठेकेदार बन गया। दूसरी ओर एक वाराणसी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है ब्रजेश सिंह। ये ब्रजेश सिंह जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इसका सपना था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करें और आगे जाकर कोई बड़ा अधिकारी बने। जब ये ब्रजेश सिंह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उसी समय इस ब्रजेश सिंह को सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसके पिताजी का मर्डर कर दिया गया है, यानी उसके पिता की हत्या कर दी गई है। ये बात सुनकर ब्रजेश सिंह अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने गांव आता है, अपने पिता की चिता को आग देता है और उस समय ये सौगंध खाता है कि वो अपने पिता के हत्यारे को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये ब्रजेश सिंह अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना शुरू करता है और एक के बाद एक अपने पिता के हत्यारों की हत्या कर देता है। पिता के हत्यारों की हत्या करने के बाद में यूपी के अंदर ब्रजेश सिंह का डंका बजना शुरू हो जाता है, इसका रुतबा कायम हो जाता है। और उसके बाद में ब्रजेश सिंह भी अपनी आजीविका चलाने के लिए एक गैंग बना लेता है और ये भी सरकारी ठेके लेना शुरू कर देता है। एक तरफ मुख्तार अंसारी जो कि सरकारी ठेके ले रहा था, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह भी अपने ठेके लेना शुरू कर देता है। उसके बाद में मुख्तार अंसारी की मुलाकात एक बदमाश त्रिभुवन के साथ होती है। उसके बाद में त्रिभुवन का मुख्तार अंसारी के साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो त्रिभुवन मुख्तार अंसारी की गैंग को छोड़कर ब्रजेश सिंह की गैंग में शामिल हो जाता है और जब ये ब्रजेश सिंह की गैंग में शामिल होता है तो ये ब्रजेश सिंह को मुख्तार अंसारी के बारे में बताता है। उसके बाद में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों गैंग में दुश्मनी पैदा हो जाती है। बाद में ये दोनों व्यक्ति अपनी अलग अलग गैंग तैयार कर लेते हैं और इस गैंग में ज़्यादातर बेरोजगार युवाओं को टारगेट किया जाता है। जब बेरोजगार युवा नौकरी की दर दर की ठोकरें खाते हैं, परिवार का दबाव रहता है, पैसों का अभाव रहता है, तो इनकी गैंग में इनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, मान सम्मान और रुतबा मिलता है, इसलिए ये इनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं। एक बार मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की गैंग का आमना सामना होता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती है। उस गोलीबारी में कई लोग मारे जाते हैं और इसमें त्रिभुवन को भी अंसारी गैंग के द्वारा त्रिभुवन की भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में सन 2001 में मुख्तार अंसारी का काफिला निकल रहा था। जब मुख्तार अंसारी की गैंग का एक काफिला निकल रहा था उसी समय ब्रजेश सिंह की गैंग को इसका पता चलता है। तो ब्रजेश सिंह की गैंग इसके ऊपर गोली चला देती है।
दोनों तरफ दोनों गैंग में गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस गोलाबारी में मुख्तार अंसारी अपनी जान बचाकर भाग जाता है और इसके 3 साथी मारे जाते हैं। इस गैंग में कहा जाता है कि इस गोलाबारी में बिरजेश सिंह को भी गोली लगती है। इसके बाद में बिरजेश सिंह की गैंग लगभग काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी और मुख्तार अंसारी की गैंग का काफिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुख्तार अंसारी का रुतबा बढ़ने लग जाता है। 1985 में मोहम्मदाबाद विधानसभा में अंसारी परिवार का काफ़ी अच्छा कब्जा था। 1985 में मोहम्मदाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें अंसारी परिवार का कब्जा था, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार से कोई ना कोई यहाँ पर विधायक बन रहा था, तो इससे मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं राजनीतिक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। 2002 की बात है। 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मोहम्मदाबाद जो विधानसभा सीट है यहाँ पर चुनाव होने थे। इसमें बीजेपी से कृष्णानंद को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया। बीजेपी से कृष्णानंद को टिकट मिली। इस कृष्णानंद का बिरजेश सिंह ने साथ दिया, क्योंकि ये मुख्तार अंसारी के खिलाफ था, इसलिए इसने बिरजेश सिंह ने कृष्णानंद का साथ दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस से मुख्तार अंसारी का भाई जिसने चुनाव लड़ा और इस चुनाव के अंदर बीजेपी के कृष्णानंद की जीत हो जाती है और मुख्तार अंसारी के भाई इस चुनाव में हार जाते हैं। उसके बाद में मुख्तार अंसारी की विधायक कृष्णानंद के साथ में दुश्मनी शुरू हो जाती है और एक बार की बात है, मुख्तार अंसारी गैंग के द्वारा एक प्लानिंग बनाई जाती है। एक क्रिकेट की एक टूर्नामेंट शुरू की जाती है गांव के अंदर। उस टूर्नामेंट में विधायक कृष्णानंद को बुलाया जाता है उद्घाटन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद जब उस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उस टूर्नामेंट में कोई ज़्यादा लोग नहीं है, बल्कि 20-30 लोग ही है। ये बात जब वहाँ पर देखते हैं तो कृष्णानंद बोलते हैं कि जब आपके पास में इतने ज़्यादा लोग भी नहीं है, इतना बड़ा कोई प्रोग्राम भी नहीं है, तो मुझे बुलाने की क्या आवश्यकता थी। तो लोग बोलते हैं कि हमें आपको देखने की इच्छा थी, इसलिए हमने आपको बुलाया। उसके बाद में इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हैं और विधायक कृष्णानंद वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते के अंदर सामने से एक गाड़ी आती है, तो विधायक कृष्णानंद बोलते हैं कि इस गाड़ी को रास्ता दे दो, हमारी गाड़ी थोड़ी साइड में खड़ी कर लो। तो विधायक कृष्णानंद की गाड़ी साइड में खड़ी हो जाती है, लेकिन सामने से जो गाड़ी आ रही थी वो इसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके बाद में इस गाड़ी से कई बदमाश बाहर निकलते हैं जिनके हाथों में आधुनिक हथियार थे, बंदूकें थी। उसके बाद में विधायक कृष्णानंद की गाड़ी के ऊपर लगभग 500 गोलियां चलाई जाती है और इस गोलाबारी में विधायक कृष्णानंद घटनास्थल पर भी मारे जाते हैं और इसके 6 अन्य सहयोगी व्यक्ति भी वहाँ पर मारे जाते हैं। आसपास के लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। हालांकि ये जो घटना हुई थी जिसमें विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद को 2002 में गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। मामला काफ़ी सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाता है। इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की जाती है, लेकिन इस घटना की कोई जांच नहीं होती है और छोटी बड़ी पुलिस कार्रवाई करती है और उस कार्रवाई में डॉन मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आता है, जो कि मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था और डॉन मुन्ना बजरंगी के द्वारा ये प्लानिंग की गई और विधायक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाद में इस घटना की कोई बड़ी जांच अभी आज तक नहीं हुई इस घटना की और इसके असली आरोपी को आज तक नहीं पकड़ा गया। इतने बड़े बीजेपी के एक विधायक की सरेआम हत्या कर दी गई जिसकी जांच अभी तक नहीं हुई। उसके बाद में अक्टूबर 2005 में विधायक मुख्तार अंसारी के द्वारा हिंदू और मुस्लिम में दंगा भड़का दिया जाता है। उसके बाद में मुख्तार अंसारी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और जेल में रहते हुए ही मुख्तार अंसारी अपनी गैंग बना लेता है और इस गैंग को काफ़ी अलग अलग जिलों में अलग अलग स्टेट के अंदर इस गैंग को चलाना शुरू कर देता है। मुख्तार अंसारी जब जेल में था तो जेल के अंदर ही ये अपनी लग्जरी लाइफ जीता था। जेल के अंदर इसके परिवार के लोग राजनीति से जुड़े हुए थे, विधायक थे, तो जेल के अंदर भी इसका जेल में काफ़ी दबदबा था। जेल का जेलर, अन्य जो पुलिस कांस्टेबल जिनकी यहाँ पर ड्यूटी थी, वो सभी मुख्तार अंसारी को सलाम ठोकते थे। पूरी जेल का नियंत्रण इसी के हाथ में था। जेल के अंदर इसको सारी लग्जरी जो 5 स्टार होटल में मिलती है वो सारा खाना और वो सारी सुविधाएं इसको मिलती थी। जेल से ही वो अपनी बड़ी गैंग को ऑपरेट करता था और जेल में रहते हुए इसने कई चुनाव लड़े और कई बार ये जीता भी था। एक बार की बात है कि जेल के अंदर एक जेलर जो कि उसकी ड्यूटी चेंज कर दी जाती है, नया जेलर एस के अवस्थी आता है
एस के अवस्थी जब जेल का जायज़ा लेता है नया जेलर, तो उसे पता चलता है कि जेल का पूरा सिस्टम ही खराब है। जेल के अंदर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती है। कोई व्यक्ति जेल के अंदर आ रहा है, वापस बाहर जा रहा है, उसकी किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। जेल के अंदर ही कई गैंगें पनप चुकी है जो कि बाहर जेल के अंदर बैठ गई कई प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उसके बाद में जब जेलर अवस्थी जेल की तलाशी शुरू करवाता है तो उसके अंदर उस तलाशी में मुख्तार अंसारी का एक व्यक्ति पिस्टल के साथ पकड़ा जाता है जेल में। उसके बाद में जब इस बात की एस के अवस्थी जांच शुरू करते हैं तो कहते हैं कि जेलर एस के अवस्थी के ऊपर भी मुख्तार अंसारी पिस्टल तान देता है और उसे धमकी देता है कि यदि उसने कोई कार्रवाई की, यदि कुछ करने की कोशिश की तो जेल से बाहर निकलते ही उसे गोली मार दी जाएगी। उसके बाद में ये घटना डीएसपी शैलेंद्र सिंह के पास पहुंचती है। जब डीएसपी शैलेंद्र सिंह जेल के अंदर आते हैं तो वो जब यहाँ पर जांच शुरू करते हैं तो कई जेल के अंदर हथियार पाए जाते हैं, लेकिन डीएसपी शैलेंद्र सिंह को भी ऊपर से राजनीतिक दबाव आता है। कई विधायकों और नेताओं के द्वारा और कई गैंगस्टर के द्वारा धमकी दी जाती है और धमकी से परेशान होकर डीएसपी शैलेंद्र सिंह खुद अपना इस्तीफा दे देते हैं और अपने घर अपने परिवार के साथ में कहीं और चले जाते हैं और इनकी गैंग की हिम्मत काफ़ी बढ़ जाती है। इसके बाद में मुख्तार अंसारी का परिवार पीछे से राजनीति में आना चाहता था, इसलिए ये गरीबों की मदद भी करने लगते हैं, जिसके द्वारा स्थानीय लोग इनका काफ़ी परिवार का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में मुख्तार अंसारी बसपा के अंदर शामिल हो जाता है, बसपा पार्टी में शामिल हो जाता है। 1996 में ये विधायक बनता है। 2002 में ये पुणे चुनाव जीतता है। 2007 में ये चुनाव जेल के अंदर बैठकर चुनाव जीत जाता है। 2012 और 2017 में ये चुनाव जीतता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जेल से अपनी गैंग चला रहा था, पूरा इसने जेल से ही ये चुनाव लड़ता है और कई बार ये विधायक भी बनता है। हालांकि अभी सुनने में आ रहा है कि ये लोकसभा का भी जेल से चुनाव लड़ने वाला था। मुख्तार अंसारी कागजी कार्रवाई के अंदर जेल के अंदर था, लेकिन कई बार मीडिया वालों ने इसे जेल के बाहर घूमते हुए देखा था। कहते हैं कि ये अपनी लग्जरी गाड़ियों के साथ में, अपने काफिले के साथ में, जेल के में होते हुए भी जेल की सज़ा के साथ में ये बाहर घूमता था। कई बड़ी बड़ी पार्टियों में, कई बड़े नेताओं के साथ में, कई बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ में ये बाहर कई पार्टियों में घूमता रहता था। हालांकि जेल में रहना इसके लिए केवल एक दिखावा था। जेल में रहने के साथ साथ ये बाहर की लग्जरी लाइफ जीता था। एक बार मीडिया वालों ने इसे बाहर घूमते हुए पकड़ भी लिया था, तो मीडिया वालों ने सोचा कि कहीं ये जेल से बाहर तो नहीं आ गया है। जब जांच की गई तो पता चला कि अभी वो जेल के अंदर ही है। जेल के अंदर होने के बाद भी ये व्यक्ति बाहर घूमता, बाहर की लग्जरी लाइफ जी रहा था। तो मीडिया वालों ने उसका वीडियो बनाया, लेकिन जब इस बात का मुख्तार अली को पता चला तो इन्होंने मीडिया वालों को धमकी दी कि यदि उन्हें अपना मीडिया चैनल चलाना है, जिंदा रहना है, तो ये वीडियो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। उसके बाद में मीडिया वाले इस बात को दबा लेते हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनती है योगी बाबा आदित्यनाथ की, और इस योगी बाबा की सरकार बनने के बाद में गैंगस्टर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। यूपी के अंदर छोटी बड़ी गैंगें जो पनप रही थी वो उन्होंने अपने हथियार डालना शुरू कर दिए। उसके बाद में इसको रोपड़ जेल से बांद्रा जेल भेजा गया और कहा जाता है कि बांद्रा जेल में इसको खाने के साथ में धीरे धीरे जहर दिया जाने लगा और जहर धीरे धीरे इसके शरीर में फैलने लगा। हालांकि जब इसकी जांच हुई है तो इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। 19 मार्च को मुख्तार अंसारी ने कोर्ट को एक पत्र भी लिखा था। उसमें कहा था कि उसे खाने में जहर दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने इसके ऊपर कोई यहाँ पर जांच आगे नहीं की। उसके बाद में ये धीरे धीरे बीमार होने लगा। 40 दिन पहले इसको जहर दिया गया था। परिवार कहता है कि अंसारी को जेल में कई बार जहर दिया गया, जिससे इसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। 28 मार्च 2024 को रात्रि लगभग 9:40 पर हॉस्पिटल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हालांकि इसकी सीबीआई जांच की मांग चल रही है। एक बार की बात है जब 2023 की घटना है, जी कोर्ट में पेशी के लिए 2 भाई अतीक और अशरफ को ले जाया जा रहा था। साथ में 20-30 पुलिसकर्मी थे। तभी कहते हैं कि 3 बदमाश AK-47 लेकर आते हैं और इन अतीक और अशरफ दोनों भाइयों के ऊपर गोली चला देते हैं और दोनों भाई घटनास्थल पर मारे जाते हैं। इस घटना की भी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, ना इसका आरोपी पकड़ा गया है। हालांकि इस घटना की भी कोई सीबीआई जांच आगे नहीं होने वाली है। इसका बिल्कुल कोई भी इस प्रकार की आगे बात नहीं है। मुख्तार अंसारी इतना बड़ा गैंगस्टर जिसका पूर्णतः यूपी से एक गैंगस्टर का और खात्मा हो चुका है। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? हालांकि इस व्यक्ति की मौत जहर देने से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है या पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया है, इसकी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इस घटना के पीछे आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।